हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस की एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। पूरा चैप्टर जो है अमेंडेड असेसमेंट ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। राइट, सारे पूरे चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन में आपको इस सिंगल लेक्चर में आपको छोटे से पार्ट में फटाफट अच्छे तरीके से रिवाइज करवाने वाला हूँ। मेरा नाम है बच्चों CA संदीप अरोड़ा और मैं आपको करवाने वाला हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। एक्चुअली में चैप्टर जो है हमारा किस लिए है, एक इंडिविजुअल की या कोई भी असेसी आप कह सकते हो, एक असेसी की रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर करने के लिए। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग मेजर क्यों करते हैं, डिटरमाइन क्यों करते हैं। स्टेटस मेजर करने का, डिटरमाइन करने का पर्पस हमारा होता है कि टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन करना। और टैक्सेबिलिटी मतलब क्या है, जब तक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं होगा तब तक आगे हम टैक्सेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी असेसी का डिटरमाइन करना इसलिए जरूरी होता है कि हमें टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है और टैक्सेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सभी असेसी की, चाहे वो इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, कंपनी है, AOP है, BOI, सभी असेसी की हम क्या करेंगे, मतलब पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है हम किस लिए करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन, टैक्स लायबिलिटी फाइंड करने के लिए। कहते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का, प्रिस्क्राइब द टेस्ट टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टैक्स पेयर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और सभी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है मस्ट बी डिटरमाइन विद द रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। सभी एसएससी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर होगा इन रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर होगा इन रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर होगा, ना कि असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा, कितने दिन नहीं रहा, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, स्टेटस मेजर करेंगे। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है असेसी का, इस साल कुछ और, पिछले साल कुछ और, अगले साल हो सकता है कुछ और भी हो, मतलब मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, किसी भी साल मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया जो वही अगले साल में चलने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो 3 तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हो सकता है। पहला ROR, दूसरा RNOR, तीसरा नॉन रेजिडेंट। ROR, RNOR, नॉन रेजिडेंट मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल का स्टेटस मेजर करने के लिए 2 तरीके की कंडीशन फुलफिल करनी होती है। इंडिविजुअल का स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस मेजर करने के लिए 2 तरीके की कंडीशन देखनी होती हैं। एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। हम रिवर्स गियर में चलते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल ने सिर्फ और सिर्फ या फिर आप कह रहे हो कोई भी कंडीशन, ना ही बेसिक कंडीशन पूरी करी ना ही एडिशनल कंडीशन, ठीक है, अब मान के चलिए यहां से हम चलते हैं। मान लीजिए जिसने 1 कंडीशन पूरी करी, जिसने 2 करी, जिसने 0। ठीक है, 0 मतलब कोई भी, ना बेसिक कंडीशन पूरी करी ना एडिशनल कंडीशन पूरी करी, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। एक इंडिविजुअल जिसने कोई भी ना बेसिक कंडीशन फुलफिल करी ना एडिशनल कंडीशन फुलफिल करी, वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। दूसरा, जिसने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन, एक इंडिविजुअल जिसने सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी करी, एक इंडिविजुअल जिसने सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी करी, वो क्या होगा, वो RNOR होगा। रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी होगा, रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी होगा। तीसरा ROR। ठीक है, RNOR कौन होगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी करी है, एडिशनल कंडीशन नहीं कर पाया। और ROR मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो पर्सन होगा जिसने बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर ली। तो बहुत सिंपल हुआ, बहुत ही सिंपल हुआ। अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ना ही बेसिक ना ही एडिशनल कंडीशन, फिर वो नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर सिर्फ वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर पाया तो RNOR हो गया, अगर बेसिक प्लस एडिशनल दोनों कर पाया तो ROR। अब ये होती क्या है, बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन पे आते हैं। बेसिक कंडीशन 2 होती है, दोनों में से आपको एक सेटिस्फाइड करनी है।
इंडिविजुअल को बेसिक कंडीशन पहली होती है, असेसी जो है इंडिविजुअल जो है जो स्टे किया है इंडिया में 182 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, 21-22 में असेसी जो है 182 और मोर डेज स्टे करा है इंडिया में, फिर वो पहली कंडीशन मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल कर गया। अगर मान लीजिए 182 और मोर डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, फिर हम दो कंडीशन फुलफिल देखेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है, 60 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, 60 और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब इस साल को छोड़ के पिछले 4 साल में वो 365 और मोर डेज रहा है, प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन 60 और मोर डेज आए। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, समरी क्या हुई, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 21-22 है, उसमें कितने 60 और मोर डेज है, और इससे पिछले 4 साल में कितने 365 या उससे ज़्यादा दिन रहे। तो फिर वो बेसिक कंडीशन मतलब दोनों में से अगर एक की पूरी कर गया तो सेटिस्फाइड है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एडिशनल कंडीशन कौन सी होती है, एडिशनल कंडीशन हमारी होती हैं ये वाली, ये है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दो होती हैं, दोनों की दोनों पूरी करनी होती हैं। बेसिक कंडीशन हमें दो में से एक पूरी करनी है, बेसिक कंडीशन दो में से एक पूरी करनी है, या फिर 182 और मोर डेज वाली या फिर 60 + 365 वाली। ठीक है, एडिशनल कंडीशन दो होती है, दोनों की दोनों हमें पूरी करनी है। पहली क्या है, असेसी इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट रह चुका हो। नंबर 2 सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 साल में 730 और मोर डेज स्टे करा है इंडिया। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 या उससे ज़्यादा दिन रहा है, तो फिर वो क्या है रेजिडेंट। मतलब एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी हो गई। ठीक है, बेसिक कंडीशन दो है, दोनों में से एक पूरी करनी है, एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी करनी है। एडिशनल कंडीशन क्या है पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट रह चुका है, प्लस इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 या उससे ज़्यादा दिन स्टे करा है इंडिया में। ठीक है जी, सिंपल है, ये होगी बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन। अब क्या होता है, कुछ असेसी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक की पहली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन मतलब 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। वो कौन से हैं, वो कौन से लोग हैं। नंबर 1, एक इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया कर गया है प्रीवियस ईयर में, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो लीव इंडिया कर गया है, इंडिया छोड़ गया है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। नंबर 2, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है जो इंडिया लीव कर गया है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप। ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पहला क्या है, इंडियन सिटीजन है, लीव कर गया इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा क्या है, एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया लीव कर गया है, किस लिए, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया। तीसरा क्या है, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, जो इंडिया एंगेज है, मतलब इंडिया से बाहर एंगेज है एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में या प्रोफेशन में, एम्प्लॉयड है या बिजनेस में या प्रोफेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में है मतलब जॉब करता है कहीं बाहर, या फिर बिजनेस में एंगेज है या प्रोफेशन में एंगेज है, प्लस विजिट कर रहा है इंडिया में। और सबसे बड़ी बात जो ये नया सेक्शन अमेंडेड है, उसकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए तक है। उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए तक है, तो उसको सिर्फ पहली 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। मतलब 3 तरीके के इंडिविजुअल को सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर ये पहली नहीं सेटिस्फाइड कर पाए, सीधे नॉन रेजिडेंट हो गए। कौन कौन से लोग हैं, एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया लीव करे एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एक क्या है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप, इंडिया लीव कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया लीव किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, उसकी विजिट कर रहा है इंडिया में वो, और उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है, 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसको 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अब अगर कहते हैं
अगर कहते हैं उसकी जो इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, फिर क्या होगा? सेम वही कंडीशन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? उसको 60 की जगह पे, मतलब उसको 182 डेज और मोर वाली कंडीशन तो लगेगी, प्लस उसके साथ जो सेकंड कंडीशन थी 60 प्लस 365 वाली, उसकी जगह पे 120 प्लस 365 हो जाएगा। मतलब 60 की जगह पे उसको 120 डेज और मोर रहना पड़ेगा इंडिया में, अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहता है तो। ठीक है, मोर देन अगर 15 लाख है तो उसको बेसिक कंडीशन सेकंड लग जाएगी, 60 की जगह पे 120 दिन कंसीडर किए जाएंगे, 60 की जगह पे 120 डेज कंसीडर किए जाएंगे। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात, जब उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा है तो उसको 120 दिन वाली कंडीशन लग जाएगी। और मान लीजिए उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, तो हम एडिशनल की तरफ नहीं जाएंगे, अगर मान लीजिए वो 120, 125, 140, 170, 75 दिन रह गया है ना, पर 182 नहीं रहा, तो अगर 182 डेज रह ही गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बेसिक कंडीशन कर ही गया पूरी फर्स्ट वाली, फिर आपको सेकंड तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। इसलिए एक बंदा अगर 120 या उससे ज़्यादा दिन रहा है पर 182 से कम दिन रहा है, तो फिर उस केस में सीधा ही वो बंदा क्या हो जाएगा, ये अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो सीधा ही RNOR हो जाएगा, सीधा ही वो बंदा क्या हो जाएगा, ठीक है, he will be treated as resident but not ordinary in case no need to check the additional condition। additional condition देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वो डिक्लेयर हो जाएगा RNOR। ठीक है जी, सिंपल हो गया। 3 कंडीशंस में आपको क्या है, सीधा ही 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और अगर उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम है 15 लाख से ज़्यादा है, तो 60 की जगह पे 120 वाली भी कंडीशन लग जाएगी, 120 प्लस 365 वाली। ठीक है, पर वो उसका स्टेटस हमेशा, अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाइड कर भी गया, तो फिर भी सिर्फ वो RNOR होगा। RNOR कभी तक मतलब एडिशनल कंडीशन देखेंगे नहीं हम लोग। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद सबसे बड़ी बात, फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब क्या है कि जो इनकम एक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट जो बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, उसको हम नहीं मानते। और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको मानते हैं, या फिर वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब आज़ाद होने से पहले पैदा हुए थे। ठीक है जी, ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड्स मैटरनल एंड पैटर्नल। ठीक है जी, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है जी, एक ये सेक्शन नया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट क्या है, ये सेक्शन किस चीज के ऊपर है, कहते हैं इंडियन सिटीजन है, एक इंडिविजुअल एक इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, एक्सेप्ट वो बंदा बिजनेस कंट्रोल्ड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया नहीं है, मतलब ठीक है, उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में नहीं है, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, ना ही वो डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जा रहा है। और उसकी जो इनकम है 15 लाख से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर वो डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, उस केस में डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। हाँ, कब, इफ कौन सी सिचुएशन में डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर। ठीक है जी, मतलब क्या है, वो किसी और देश में टैक्स नहीं दे रहा किसी और देश का रेजिडेंस नहीं है। ठीक है, तो फिर उस केस में हम उसको क्या करेंगे, रेजिडेंस का डीम्ड रेजिडेंट का दर्जा दे देंगे। ठीक है जी, डीम्ड रेजिडेंट का दर्जा उसको दे देंगे। ठीक है जी, हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट। जो बंदा है ही इंडिविजुअल है, तो रेजिडेंट है, उसको हम डीम्ड रेजिडेंट का दर्जा क्यों देंगे। ठीक है ना, जो बंदा रेजिडेंट बन गया उसको हम डीम्ड रेजिडेंट का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन से दिन एक्सक्लूड किए जाएंगे, वैसे आपको पता है इंक्लूड हम नॉर्मली हम कौन से करते हैं। मान लीजिए एक बंदा इंडिया जिस दिन आया वो दिन भी कंसीडर होता है, जिस दिन इंडिया से जा रहा है वो दिन भी इंडिया में कंसीडर होता है। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे पीरियड की, तो जिस दिन बंदा इंडिया आया है वो दिन भी कंसीडर किया जाता है, इंडिया में माना जाता है, जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है तभी वो किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए
पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड कौन सा, मान लीजिए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, उसका कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें जिस दिन उसका नाम एंटर किया है और जिस दिन साइन ऑफ हुआ है वो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे, मतलब क्या है, सॉरी बाहर माने जाएंगे। ठीक है, जिस दिन उसका नाम एंटर किया है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, मतलब जितने पीरियड के लिए यार कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में उसका नाम एंटर किया है उतने दिनों के लिए वो माना जाएगा कि इंडिया में है ही नहीं, बेशक वो शिप इंडिया में ही था। ठीक है, जितने दिनों के लिए कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू किया गया है उतने दिन के लिए वो माना जाएगा इंडिया में है ही नहीं। इन शॉर्ट बिल्कुल आसान तरीका याद रखने का। ठीक है, उसके बाद एलिजिबल वॉयज क्या है, एलिजिबल वॉयज कौन सा होता है, जो या तो फिर इंडिया से शुरू हुआ है या फिर इंडिया उसका डेस्टिनेशन है, मतलब किसी बाहरले देश से, ठीक है, स्टार्ट हुआ और डेस्टिनेशन इंडिया में है, या फिर इधर से चला और डेस्टिनेशन कोई और देश है, तो वो माना जाएगा एलिजिबल वॉयज है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल का स्टेटस। इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए दो है सिंपल, एक बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। जिसने दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो वो आरओआर हो गया, जिसने दोनों में से एक पूरी करी, बेसिक सिर्फ मतलब पूरी करी, वो आरएनओआर हो गया। अगर जिसने कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करी वो नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है, चलिए एचयूएफ, एचयूएफ का स्टेटस बहुत सिंपल है। एचयूएफ का स्टेटस या तो फिर रेजिडेंट होगा या तो फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा, एचयूएफ का स्टेटस रेजिडेंट तब होगा अगर एचयूएफ जो क्या है कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है, एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रहा है। अगर एचयूएफ का कंट्रोल होली या पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रहा है तो फिर वो रेजिडेंट है। अदरवाइज मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है एचयूएफ का तो फिर वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और एचयूएफ आरओआर या आरएनओआर होगी या नहीं होगी, इसका जो डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर, ये चीज डिपेंडेंट करती है कर्ता के ऊपर। अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर हो जाएगी, अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी आरएनओआर हो जाएगी। पर उसके लिए एचयूएफ रेजिडेंट होनी चाहिए। मान लीजिए कर्ता आरओआर है, मान लीजिए कर्ता आरओआर है, ठीक है, और एचयूएफ जो है कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, तो फिर वो एचयूएफ देखा जाए नॉन रेजिडेंट हो गई, एचयूएफ नॉन रेजिडेंट हो गई, है ना। तो उस केस में हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर एचयूएफ रेजिडेंट है और कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर हो जाएगी। अगर एचयूएफ रेजिडेंट है, कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। फॉर्म या एलएलपी, फॉर्म या एलएलपी का स्टेटस जो है वो सिंपल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आरओआर तक जाती है बात, अदरवाइज बाकी सभी के केस में सिंपल क्या होता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म या तो फिर रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट सिंपल, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रहा है तो रेजिडेंट, होली या पार्टली हो रहा है इंडिया से तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है तो रेजिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं फर्म और एओपी। एओपी के केस में भी ऐसा ही है, एओपी का भी कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रहा है तो फिर वो रेजिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो नॉन रेजिडेंट। लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में भी सेम है, कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अब आता है कंपनी। कंपनी का बहुत आसान है, कंपनी का सिंपल दो प्रोविजन बेस है। दो प्रोविजन क्या है, कंपनी का स्टेटस या तो फिर रेजिडेंट होगा या तो फिर नॉन रेजिडेंट होगा। कंपनी का स्टेटस या तो फिर रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगी, एक या तो फिर एक इंडियन कंपनी, अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी है तो फिर वो हमेशा रेजिडेंट होगी। इंडियन कंपनी याद रखना हमेशा रेजिडेंट होगी। और मान लीजिए नॉन इंडियन कंपनी है, अगर एक नॉन इंडियन कंपनी है वो रेजिडेंट होने के लिए उसको क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। ठीक है जी, तो कंपनी के लिए रेजिडेंट होने का दो तरीके हो गए, एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट है और नॉन इंडियन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम इंडिया में है, पोएम इंडिया में है तो रेजिडेंट हो गई। अब पोएम होता क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है एक जगह जहां पर क्या है की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो क्या है नेसेसरी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, मतलब बिजनेस एंटिटी के नेसेसरी डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं जहां से एज ए होल मतलब सभी डिसीजन जहां से लिए जाते हैं। ठीक है जी, इन सब्सटेंस मेड।
ठीक है जी, पार्शियल डिसीजन नहीं, जहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है जी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, एक जगह जहाँ पर क्या है की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन, की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन क्या है, नेसेसरी जो है बिजनेस को चलाने के लिए वो लिए जाते हैं जहाँ से, उसी को माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये टैक्सेबिलिटी बताई हुई है कि इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट है, ये समरी बताई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये बहुत आसान है, ये मैं इसको टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर आगे जाके समझाता हूँ। ठीक है, अब सबसे मेन बात आ गई। अब देखिए आपको दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है स्टेटस बताइए, स्टेटस में डिटरमाइन करिए, दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, एक बंदे का इंडिविजुअल का आरओआर होने का, नॉन रेजिडेंट होने का, रेजिडेंशियल स्टेटस का इफेक्ट क्या पड़ा टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, इनकम हमारी दो तरीके की होती है, इंडियन इनकम एक फॉरेन इनकम। ठीक है, इंडियन इनकम एक फॉरेन इनकम, ये देखिए इंडियन इनकम एक फॉरेन इनकम, बड़ी सिंपल सी बात है। एक इनकम एक्रू राइज इन इंडिया हुई, या डीम टू बी एक्रू राइज इन इंडिया हुई, रिसीव इन इंडिया हुई, या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हुई, इन चारों में से कोई भी पॉइंट अगर इंडिया में हो गया, इनकम एक्रू राइज इंडिया में हुई, या फिर डीम टू बी एक्रू राइज इंडिया में हुई, रिसीव इंडिया में हुई, या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया में हुई, तो ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी, ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है, और इंडियन इनकम जो है वो हमेशा सभी को टैक्सेबल होती है। इंडियन इनकम जो होती है वो स्कोप ऑफ इनकम, उसका जो स्कोप होता है वो सभी को टैक्सेबल मतलब होता है, सभी को टैक्सेबल होती है। उसके बाद फॉरेन इनकम कौन सी है, जो चारों कंडीशन कोई भी नहीं सेटिस्फाइड कर रही, मतलब जो इनकम अर्न भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है। ठीक है, इफ इनकम इज नॉट रिसीव्ड और डीम टू बी एक्रू और रिसीव इन इंडिया एंड इनकम नॉट एक्रू और अराइज नॉट डीम टू बी एक्रू इन इंडिया, ठीक है, उसको हम फॉरेन इनकम बोलते हैं। फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होती है। ठीक है, ठीक है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है जी, तो कुल मिला के अब मैं अगर आऊँ इस टेबल पे, पहले नंबर पे क्या है, इनकम रिसीव इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया है, एक्रू और राइज जहां मर्जी हो, टैक्सेबल टू ऑल, सभी को टैक्सेबल। नंबर 2 इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, टैक्सेबल टू ऑल। तीसरा इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टू ऑल। नंबर 4 इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टू ऑल। तो पहले 4 केस तो कौन से हो गए, इंडियन इनकम वाले हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 5 इनकम रिसीव एंड एक्रू आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम हो गई, एक्रू भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई। ठीक है, पर ये किससे हो रही है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और ए प्रोफेशन, बिजनेस से या प्रोफेशन से, जो सेटअप कहां पर है, इंडिया में, जो बिजनेस सेटअप इंडिया में है। तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस सेटअप कहां पर है, इंडिया में है। ठीक है, बिजनेस सेटअप कहां पर है, इंडिया में है, तो उस केस में सिर्फ 2 बंदों को टैक्सेबल होगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, बिजनेस सेटअप अगर इंडिया में है तो वो आरओआर प्लस आरएनओआर को टैक्सेबल होगा। बिजनेस सेटअप अगर इंडिया में है, आरओआर प्लस आरएनओआर को टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बंदा मान लीजिए कोई कमाई कर रहा है बाहर, रिसीव बाहर हुई है उससे इनकम, बंदा भी वो नॉन रेजिडेंट है, बाहर का ही है, तो क्यों टैक्सेबल होगा उसको। ठीक है जी, सॉरी। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, इनकम रिसीव और एक्रू आउटसाइड इंडिया हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुई है, और बिजनेस प्रोफेशन सेटअप भी आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा, आरओआर को टैक्सेबल होगा, क्योंकि माना जाता है कि भाई ये जो बंदा इनकम अर्न कर रहा है वो सिर्फ इंडिया की वजह से कर रहा है। बैठे बैठे किसी भी देश में, आप मान लीजिए मैं हूँ या आप हो, आप इंडिया के रहने वाले हो, आरओआर हो, ठीक है, और इनकम भी बाहर करी है, रिसीव भी बाहर करी है, ठीक है, कमाई भी बाहर ही है, तो उसको टैक्सेबिलिटी लगाने का एक ही कारण होता है, रीज़न सिर्फ एक ही होता है प्रैक्टिकली, कि भाई इंडिया ने इतने लायक किया है आपको कि आप बाहर जाकर भी कमा सको बैठे बैठे यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट, ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती, इनकम अर्न्ड और रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई है बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया है। यहाँ ये कौन से वाला है, वेदर टैक्स इंसिडेंट्स अराइज
इसको आप बोल सकते हो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट अनटैक्स इनकम जो है वो रिमिटेंस करी है, पास्ट अनटैक्स इनकम को रिमिटेंस करी है, ठीक है, तो वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती। ये टेबल सबसे मेन होता है, ये प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों के लिए। चलिए अब एक कुल मिला के सिर्फ एक सेक्शन रह गया, सेक्शन 9, ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। कब इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है, लास्ट है, ठीक है। पहला है ऑल इनकम अक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी इनकम जो डायरेक्टली अक्रू और अराइज इंडिया हुई है थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज हुई है कहाँ से, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उससे इनकम एक्रू अराइज हुई है। तीसरा क्या है, कोई एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में थी, कोई एसेट इंडिया में थी या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में थी, तब भी वो एक्रू अराइज इंडिया में मानी जाएगी, चाहे आप बैठे देश के किसी भी देश के कोने में बैठे हो। उसके बाद कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर करी है, पर वो कैपिटल एसेट कहाँ पे थी, इंडिया में सिचुएटेड थी, तो वो भी एक्रू अराइज इंडिया मानी सॉरी। उसके बाद सेकंड है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, इफ अर्न इन इंडिया, ठीक है जी। इनकम क्या है, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है, ठीक है, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे कर रही है किसी सिटीजन को, ठीक है, और भेजा वो बंदा कहाँ पर है, मान लीजिए बाहर भेजा हुआ है, ठीक है, पर वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गया है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी, डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इंडिया मानी जाएगी। हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एंडर आउटसाइड इंडिया, है ना, सर्विसेज एंडर आउटसाइड इंडिया हो रही है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको बाहर भेजा गया है काम करने के लिए, ठीक है, ऑफिस के काम से, तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी एज पर सेक्शन 9। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम हो रही है इंटरेस्ट के रूप में। अब पेबल किसके द्वारा है, पेबल पे कौन कर रहा है, ये इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, या तो फिर गवर्नमेंट पे कर रही है, नंबर 2, या फिर एक पर्सन पे कर रहा है जो रेजिडेंट है। आपको एक बंदा इंडिया का रेजिडेंट है, वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, एक्सेप्ट कौन से केस को छोड़कर आपने उस बंदे को जो पैसा दिया, वो पैसा उसने इंडिया में इस्तेमाल करने की बजाय बाहर इस्तेमाल किया, उसने वो पैसा इंडिया में इस्तेमाल करने की बजाय बिजनेस और प्रोफेशन बाहर चलाया, वहाँ पे वो पैसा इस्तेमाल किया, उस केस में इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इनकर्ड, मनी बोरोड एंड यूज्ड किस लिए किया, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, और पैसा कमाई करने के लिए कहाँ पर, देश से बाहर, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है किससे, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट बंदा पे कर रहा है, एक इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट बंदा, और वो नॉन रेजिडेंट बंदा पैसा इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में। आपने एक बंदे को पैसा दिया, वो बंदा कौन था, नॉन रेजिडेंट था, ठीक है, नॉन रेजिडेंट था, पर वो नॉन रेजिडेंट बंदा उस पैसे का इस्तेमाल इंडिया में किसी बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, या किसी भी सोर्स से पैसा कमाने के लिए इंडिया में कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है वो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है जी, सिंपल है। ऐसे ही तीनों प्रोविजन है रॉयल्टी के केस में। रॉयल्टी कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, या फिर एक बंदा रेजिडेंट, एक पर्सन पे कर रहा है, रेजिडेंट है, ठीक है। अब किसको छोड़कर, जो का अपना क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर्टी राइट, मतलब जो एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, वो यूज़ कहाँ पे कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो उस केस में वो नहीं आएगी, ठीक है। और एक बंदा कौन पे कर रहा है आपको, रॉयल्टी कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। अब वो नॉन रेजिडेंट बंदा है तो बेशक बाहर का है, बट वो जो प्रॉपर्टी राइट हमने दिया है आपको यूज़ करने के लिए, वो कहाँ पर, इंडिया में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसने पे करी है, गवर्नमेंट ने पे करी है, या फिर एक रेजिडेंट ने पे करी है, एक्सेप्ट फिर वही फीस पेबल किस लिए है, सर्विसेज यूटिलाइज किसके लिए हो रही है, बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उस केस में वो नहीं आएगा, मतलब वो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने नॉन रेजिडेंट ने पे करी है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और पर वो बिजनेस और प्रोफेशन जिसके लिए टेक्निकल सर्विसेज ले रहा था वो,
ठीक है, उसकी फीस जो पे करी है वो बिजनेस और प्रोफेशन कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का था, जिसमें मेन हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है उसके बाद इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पूरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट डेट 22-23 के अकॉर्डिंग रिवाइज करवाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर इस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हो, हमारे KCC ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको बहुत तरीके का कंटेंट आपको इस तरीके का मिलेगा। थैंक यू बच्चों।